हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है एनुअल स्कूल एग्जाम 25-26 का। तो इसका सोल्यूशन करेंगे अभी हम। नाइन्थ का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। एग्जाम कैसा गया कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे। तो देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये, फाइनल एग्जाम का। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड करना था √5 इंटू √45 का वैल्यू। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। स्क्वायर रूट जब दोनों में और मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप सिंगल स्क्वायर रूट ले सकते हो एंड देन अंदर सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा √225। कैसे आएगा वो देखेंगे। तो देखो, रूट दोनों में लगा हुआ था ना, √5 पे भी और 45 पे भी। तो आप सिंगल स्क्वायर रूट लगा सकते हो। एक्सपोनेंट का रूल होता है ना, जो भी पावर सेम होती है, m यहाँ भी है और y पे भी अगर m है तो पावर को आप एक बार लिखोगे और एक्स वाई को अंदर लिखोगे। ये रूल होता है एक्सपोनेंट का। तो यहाँ रूट पावर है यानी कि तो वो एक बार लिखेंगे और अंदर ही एज इट इज रहेंगे एक्स वाई। अब ये 5 के फैक्टर कर लिए, 35 के भी फैक्टर कर लेना। 5 3 जा 45, 5 3 15, 3 या 45, ये फैक्टर कर लिए। अब पेयर आप निकाल सकते थे। एक 5 का पेयर बाहर निकल जाएगा रूट में से, एक 3 का, तो 15। ऑप्शन में 15 नहीं है तो आपको विदाउट पेयर निकाल के रूट के अंदर ही सॉल्व करना था। तो रूट के अंदर सॉल्व करोगे तो 225 आएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो किस किस बच्चे का आंसर √225 आया है, बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन 1 का आंसर डी ऑप्शन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉफिशिएंट निकालना है वाई स्क्वायर का इस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ बच्चे क्या होंगे, जस्ट इस वाई स्क्वायर को देख के 1 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। आपको पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि इसमें पूरा सिंप्लीफाई नहीं है, ये होल स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो आपको पहले होल स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, देन आप वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट पता लगाओगे। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर एज इट इज, इसको खोलो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर एंड 2ab 2y हो जाएगा माइनस का, एंड ये प्लस का 2y। अब ये कट जाएगा तो यही बचा y स्क्वायर कितने y स्क्वायर है 2y स्क्वायर एंड +1। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। तो आंसर क्या होगा, 2। किस बच्चे ने 2 आंसर लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी 2 है इसका आंसर कोफिशिएंट का। तो आई होप सब बच्चों का आंसर 2 आया होगा, कमेंट करके बताना। तो आंसर क्या है सेकंड का, सी ऑप्शन 2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो। सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 2y = 6। तो इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढना था आपको। तो सोल्यूशन का मतलब x y की वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जानी चाहिए थी। तो ये डी ऑप्शन में जब आप ये वैल्यू पुट करोगे ना इस पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको 0-3 जब मैंने इसमें रखा, x 0 रखा और y -3 रखा इस इक्वेशन में, तो देखो 3 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, एंड -2 और y की जगह -3 रखना था, और ये 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस का साइन आ जाएगा तो 6। और देखो राइट हैंड साइड भी 6 ही है, तो इस पॉइंट को रखने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये इसका सोल्यूशन है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड ज्योमेट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज ए डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन है, तो थिंग विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये तो एक्सियम होता है। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ये आपका स्ट्रेट लाइन को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में खींच सकते हैं। तो ये तो आपका पोस्टुलेट है ना। स्ट्रेट लाइन एक लाइन है जिसको हम जो लाई करती है इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। यस, ये डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑप्शन सी है। आपको डेफिनेशन पूछी थी तो ऑप्शन सी एक स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है। बाकी होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये आपका एक्सियम होता है। तो ये एक्सियम है, ये वाला भी एक्सियम है, ये आपका पोस्टुलेट है। तो सी आपकी डेफिनेशन है, सी आंसर है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिफ्थ देखो, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ एंगल दैट आर ऑलवेज इक्वल आर। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो पेयर ऑफ एंगल कौन से इक्वल होते हैं, तो लाइन इंटरसेक्टिंग में आपने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं।
जब भी आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो वर्टिकली अपोजिट है, यानी ये वाला इसके, ये इक्वल होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन 5 का आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो हिंदी मीडियम वाले भी आंसर मिला लेना। क्वेश्चन पेपर में जो आंसर टिक हुए हैं वो सारे सही नहीं होंगे, तो आपको जो क्वेश्चंस के आंसर बताए जा रहे हैं वही सही है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, बीसी एबी के बराबर है, एंगल बी 80 है, मेजर करना है एंगल ए। तो यहाँ पे बीसी एबी के इक्वल है, तो अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे एबीसी एक ट्राइंगल है, इसमें क्या बोला, ये वाली बीसी इस एबी के बराबर है। तो देखो अगर बीसी एबी के बराबर है तो कौन सा एंगल इक्वल है, वैसे तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ए और सी। अदरवाइज आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, बी दोनों में कॉमन है ना, तो इसको हटाओ, तो सी और ए जो है इक्वल एंगल माने जाएंगे। जो कॉमन वर्टेक्स है उसको हटा दिया करो, सी और ए आपस में इक्वल है, तो सी और ए को एक्स मान लो, तो ए बी सी टोटल सम 180 होता है। तो सी और ए को हमने एक्स एक्स मान लिया, बी आपको गिवन है 80, एक्स एक्स प्लस करके 2x आ जाएंगे, 80 वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करके 100 आएगा। अब ये x निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो 100 से डिवाइड होगा तो 50 आ जाएगा। तो एंगल ए आपका 50 है, ऑप्शन बी। तो किसका 50 डिग्री आया है, एंगल ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल अनइक्वल हो और बाइसेक्ट, अनइक्वल तो अनइक्वल का मतलब डायगोनल इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो डायगोनल इक्वल ना हो लेकिन बाइसेक्ट करे, तो ये क्वेश्चन तो मैंने अभी हाल फिलहाल ही कराया था कि डायगोनल नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री। तो बाइसेक्ट 90 डिग्री पे आपके एक तो रोम्बस करता है और एक आपका स्क्वायर करता है, बट स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है, बट यहाँ पे बोला डायगोनल अनइक्वल, तो अनइक्वल तो आपका रोम्बस का ही होगा। डायगोनल नॉट इक्वल बट राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा, रोम्बस इसका आंसर है, सी ऑप्शन। अगर डायगोनल इक्वल होते और साथ में बाइसेक्ट भी करते 90 डिग्री पे तब स्क्वायर होता, बट यहाँ अनइक्वल लिखा है इसलिए रोम्बस है इसका आंसर। 8th क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल इफ एंगल एपीबी 40, एपीबी देखो ए बी आर्क पे बना है और एओबी आपका ए बी आर्क पे बना है। तो जब सेम आर्क पे एक सेंटर पे हो और एक सर्कल पे हो तो सेंटर वाला इस वाले का डबल होता है, ये आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो ए बी आर्क पे एपीबी बना है और एओबी भी बना है, तो ये सेंटर पे है ये सर्कल पे है, तो ये वाला सेंटर वाला डबल होगा, तो सेंटर वाला डबल होगा एपीबी का। एपीबी आपको 40 गिवन है, तो ये 80 डिग्री आएगा, ऑप्शन ए। तो 80 डिग्री क्वेश्चन 8 का आंसर किस किसने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। सारे बच्चे कमेंट करके बता देना कि आंसर हमारे सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसका आंसर 80 डिग्री हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो एक सर्कल के अंदर है, एंगल दैट ईच साइड ऑफ ट्राइंगल सबटेंडेड द सेंटर ऑफ सर्कल, करना नहीं था बट फिर भी मैं जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ। अगर इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंटर के साथ कितने एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं ना। सेंटर के इसकी साइड सेंटर के साथ 1 2 3, तो सेंटर के साथ आपके 3 एंगल बन रहे हैं और पूरा सर्कल 360 है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो सेंटर पे एंगल 120 का बनेगा, ठीक है। बाकी ये तो करना नहीं था। नेक्स्ट देखो, द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, आपको सेमी पेरीमीटर निकालना था और साइड गिवन थी 9 10 और 17, तो 9 10 17 साइड दी हुई है, तो आपको सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आना चाहिए ट्राइंगल का। सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर को निकाल के 2 से डिवाइड करते हैं, यानी पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर तीनों साइड से प्लस करके बनता है, तो पेरीमीटर को प्लस करो तीनों साइड को एंड 2 से डिवाइड करो, तो ये प्लस करोगे 36, 2 से डिवाइड करोगे 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए किस किस बच्चे का है, 9 का, बिल्कुल करेक्ट है, 18 सेंटीमीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ हिस्टोग्राम द हाइट्स ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट। हिस्टोग्राम में हाइट जो होती है रेक्टेंगल की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो जो हिस्टोग्राम होता है ना उसपे हाइट्स कहाँ पे होती है, देखो यहाँ तो क्लास इंटरवल होता है और यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है, तो हाइट तो हिस्टोग्राम की किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी। ये हाइट किस पे डिपेंड करेगी, ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी ना। तो हाइट किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। एरिया भी किस पे डिपेंड करेगा, ये हिस्टोग्राम का, फ्रीक्वेंसी पे। तो हाइट और एरिया फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी है इसका आंसर। इन अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एंगल पी दिया एंगल क्यू दिया और आपको एंगल एस निकालना है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगानी थी इसमें, पी क्यू आर एस, पहले तो इसे ऑर्डर में अरेंज करना है, पी क्यू आर एस ऐसे ऑर्डर में लगना चाहिए, ठीक है। तो पी क्यू ऐसे, फिर आर फिर एस। तो अब पी भी दिया है आपको, क्यू भी दिया है और आर एस निकालना है आपको, है ना। तो आपको पता है पी क्यू तो एडजेसेंट एंगल है,
पी क्यू के सेम लाइन पे बने हैं ना, तो ये एडजेसेंट एंगल है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है एक पैरेललोग्राम में। तो ये आपका 3y-4 और 5y+8 एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, इनको 180 के इक्वल करो। तो y के लिए सॉल्व कर दो, 3y+y 8y हो जाएगा, -4+8, नंबर नंबर से सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा प्लस का, एंड 180। 8y ही रहेगा, +4 वहां जाके माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस करके 176, फिर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 22। अब y नहीं निकालना आपको, एंगल s निकालना है। देखो एंगल s क्यू के बराबर है। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्यू एस के बराबर है, एस निकालना है, तो आप क्यू को पहले निकालो, 5y+8। अब 5y की जगह 22 रख दो, y कितना आया 22, तो 5 इंटू 22 इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ये प्लस करना है, तो 118। तो एस भी आपका 118 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो 118 डिग्री जिस बच्चे का आया है बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट करना किसका आंसर आया है 118 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x-3 एज ए फैक्टर। x-3 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है? तो इसको आप दो तरीके से कर सकते थे। x-3 से x की वैल्यू निकाल लो, x+3 आएगा, बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू +3 आएगी। अब 3 को आप यहाँ रखो, 3 3 6, 0 तो नहीं आया, तो अगर 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता। इस पे रखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 6 आया, ये भी 0 नहीं आया। 3 -6 -3, ये भी 0 नहीं आया। इस पे रखो, x की वैल्यू 3 आई है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, तो ये 0 आ रहा है ना, यानी ये x-3 अगर फैक्टर है तो x = 3 रखने पे ये 0 बन जाना चाहिए, तो ये 0 बन रहा है ना डी वाला, तो ये इसका आंसर है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे कि आपको पता है ये आइडेंटिटी से खुल जाएगा, x² - 9, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, a² - b², a+b, a क्या है x, b क्या है 3, a+b a-b, तो x-3 देखो इसका फैक्टर है ना इस पॉलिनोमियल का, तो ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप सीधा x-3 0 रख के x की वैल्यू 3 इस पे रख दो, 3 का स्क्वायर -9, तो ये 0 अगर आ रहा है तो यस इसका फैक्टर है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, द इक्वेशन 4 - 3x = 0 एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको ये 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन दी थी और आपको 2 वेरिएबल वाली बनानी थी। तो देखो इसमें x तो है बट y नहीं है ना, तो जब भी 2 वेरिएबल वाली बनानी होती है तो आपको x y दोनों लिखने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है, ax + by + c। तो आपको x तो दिख रहा है बट y वाला नहीं दिख रहा ना टर्म, तो इट मीन्स y वाले टर्म को आपको दिखाने के लिए 0y लिखना पड़ेगा। पहले x वाला लिख दो, फिर y वाला 0y शो कर दो। एंड देखो ये x वाला माइनस में है, तो मैंने अगर इसको प्लस में किया है तो इसका साइन भी चेंज होएगा, इसको इसका साइन चेंज किया तो इसका भी बदलो, तो ये -4 हो जाएगा = 0। और 0 में कभी माइनस नहीं लगा सकते हो, तो ये आंसर आपका 3x + 0y - 4 = 0 आएगा। बट ऑप्शन में ये मैच नहीं कर रहा प्लस वाला, तो मैंने इसे इसकी पूरे की साइड चेंज की, तो पूरे की साइड चेंज की तो ये माइनस हो जाएगा, बट 0 तो हमें प्लस ही लिखना होता है, बट और ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ भी कहीं ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, या तो फिर इन्होंने 0 को भी माइनस किया होगा तब ऑप्शन मैच करेगा कि 3x और 4 तो प्लस माइनस है क्योंकि दोनों के डिफरेंट साइन थे, और ये 0 माइनस किया, तो इस हिसाब से तो ए ऑप्शन हो जाना चाहिए। बट 0 आई होप कभी नेगेटिव नहीं लिखा जाता, इसलिए ये यहाँ प्लस का साइन लगना ज़रूरी था। तो अगर ये वैसे तो यही सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि 3x प्लस का है तो ये 4 आपका माइनस का होगा, क्योंकि दोनों का साइन चेंज है, तो ये प्लस ये माइनस होगा और साथ में 0y आएगा, तो ऑप्शन ए मोस्ट सुटेबल आंसर है। बट ये 0 में प्लस लगाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे, तो अगर आप कहो तो ए सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, तो इसलिए ए होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये प्लस, दोनों प्लस के है, तो यहाँ पे भी ये दोनों प्लस के नहीं हो सकते, एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए था, तो 0y वाला तो यही वाला आंसर है, या तो ये या ये 0 प्लस का अगर देखूँ। बट ये देखो ये माइनस माइनस भी नहीं है, दोनों के साइन सेम नहीं हो सकते, इसमें भी दोनों के साइन सेम नहीं हो सकते, तो ये वाला ज्यादा सूट कर रहा है। ठीक है। 14 देखो, द टर्म इज यूज्ड बाय यूक्लिड्स फॉर assumption that were specific to geometry। तो कौन सी टर्म यूक्लिड में है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है? तो ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके पोस्टुलेट्स होते हैं, पोस्टुलेट से ज्योमेट्री से रिलेटेड ट्रूथ होते हैं।
तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल दैट इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, 1/5 अपने सप्लीमेंट का। तो यहाँ पे मैंने पहले सिखा रखा है ये क्वेश्चन। जो एंगल है, मान लो वाई है, वो दो है एंगल, मान लो एक एक्स है और एक वाई है। अब ये एक दूसरे के सप्लीमेंट है, तो ये जो दूसरा वाला है ना, ये एक्स का 1/5 है, ये क्वेश्चन में कंडीशन दे दी है। ठीक है, अब ये सप्लीमेंट है तो इनका सम 180 होना चाहिए, तो एक्स रखो, वाई की जगह 1/5 एक्स रख सकते हो। अब इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके, 1 और 5 का एलसीएम 5, ये 5x हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा, 6x, 5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x निकालना है तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 150। बट x नहीं निकालना, आपको बोला जो 1/5 है वो वाला निकालो, तो 1/5 ऑफ x, तो 30 डिग्री आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल क्यूआरपी के कॉन्ग्रेंट है AB7 B70 Q60, कौन सा ट्रू है? तो यहाँ पे अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो कॉन्ग्रेंट के आपको सीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखने हैं कौन कौन से होंगे। तो अगर ABC और क्यूआरपी, देखो ध्यान से देखो, ABC QRP बोला है ना, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग तो QR को ले आओ, BC के कॉरस्पॉन्डिंग RP को ले आओ, और AC के कॉरस्पॉन्डिंग QP को ले आओ। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसकी वाली साइड इसके बराबर, तो 1 कट लगाओ, फिर इसको सेकंड कट लगाओ, इस पे थर्ड थर्ड 3 कट लगा दो। तो इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन सी साइड किसके इक्वल है। तो AB साइड तो इस QR के इक्वल है, तो AB और QR 7 आ जाएगी दोनों की दोनों। ये 70 है 20, तो ये R के बराबर है, B R के बराबर हो जाएगा 70। Q किसके बराबर हो जाएगा, A के 60। अब आप C कैसे निकालोगे, आपको ये दो मिल गए ना, ये और ये 70 और 60, तो ये निकालने के लिए आप 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो C आपका P के बराबर है, और C P के बराबर है, तो निकलेगा कैसे, 180 में से दोनों को माइनस करो, तो ये 50 डिग्री आ गया। अब आपको क्वेश्चन में पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, QR 7 होना चाहिए, P 50 होना चाहिए, तो ये A ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन, 27y बराबर 9 डिवाइड बाई 3y, y निकालना था। तो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट्स के रूल लगाने थे। तो यहाँ पे देखो 27 के ऊपर y पावर है और इस 3 के ऊपर भी y पावर है, तो आप इसको एक साथ कर लो, ये लाइक टर्म्स है, तो डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये 9 यहीं पे रहेगा। अब ये देखो दोनों पे y पावर है, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 27 और 3 दोनों पे सेम पावर है, तो सेम पावर को एक बार लिखो और इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एंड इक्वल टू 9। फिर ये 27 की प्राइम फैक्टर कर लो, 3 3 3, और ये 3 एक एक्स्ट्रा है, 9। अब 9 की भी को 3 के बेस में ले लो, ये 3 का बेस 4, साथ में y पावर, तो ये 4y हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो y यहाँ से आधा आ जाएगा, 4 से डिवाइड होगा तो से, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 27 की प्राइम फैक्टर की 3 3 3 3 बार आएगा, फिर ये 3y हो जाएगा और ये y। अब ये जब बेस सेम हो तो पावर को प्लस कर देना चाहिए, और ये बेस सेम हो और इक्वल हो तो ये पावर बराबर कर देनी चाहिए, है ना। तो ये एक्सपोनेंट के रूल आपको लगा के हाफ आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल AC का वैल्यू दिया हुआ है, आपको C निकालना था। तो यहाँ पे साइक्लिक की प्रॉपर्टी लगानी थी, अगर ABCD साइक्लिक है तो साइक्लिक में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो A और C का सम 180 हो जाएगा। ये 2x माइनस 15 है, C आपका 3x माइनस 5 है, इनको प्लस करोगे 180, इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो 2 3 5x प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 20, 180 माइनस 20 वहां जाके प्लस 20 होएगा, 200, 5x है तो 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा, और x की 40 वैल्यू आप C पे रख देना, 3x माइनस 5 था ना C, तो 3 इंटू 40 माइनस 5, तो ये आपका 115 आ जाएगा, 115 डिग्री, 115 डिग्री, ऑप्शन सी आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे एजर्शन है 3y की पावर 50 एक मोनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है और 1 वेरिएबल है। देखो मोनोमियल तो ठीक है कि 3 और y के बीच में कोई साइन नहीं है ना प्लस माइनस का, तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी, तो यस ये मोनोमियल है, बट इसकी डिग्री 1 नहीं है। देखो इसकी y की पावर तो 50 है ना, तो इसकी डिग्री तो 50 मानी जाएगी ना, जितनी पावर होती है मैक्सिमम उतनी तो डिग्री होती है, तो यहाँ तो y की पावर 50 है, तो ये डिग्री 1 तो नहीं हो सकता। मोनोमियल भले ही है बट डिग्री 1 नहीं है, डिग्री तो 50 है इस वाले की।
तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये मोनोमियल तो ठीक है कि इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना प्लस माइनस का, तो ये एक ही टर्म है, मोनोमियल है। बट डिग्री इसकी 50 है, वेरिएबल वाई है बट डिग्री 50 है, तो ये एजर्शन गलत है क्योंकि इसमें बोला डिग्री 1 है, तो एजर्शन गलत है। रीजन बोल रहा है कि मोनोमियल एक एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन है जिसके पास एक ही टर्म होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है। तो इट मीन्स आपका रीजन सही है बट एजर्शन गलत है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका मतलब एजर्शन गलत, रीजन ट्रू, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और 20 में देखो एजर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक पॉइंट से ना बहुत सारी लाइनें जा सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। और लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। यस, एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, तभी तो ये एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती है। तो ये दोनों एक तरह से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और करेक्ट भी है, तो इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन है क्वेश्चन 20 का। देखो एक 5-6 पॉइंट है, इससे ये वाली लाइन भी जा सकती है, ये वाली लाइन भी जा सकती है, ये वाली लाइन भी जा सकती है, तो बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। ऐसी एक लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, तो इसमें x की जितनी बार वैल्यू चेंज करोगे y की भी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो इट मीन्स वो भी ठीक है और वो एक्चुअल में इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए रीजन दोनों ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का देखो, रिमाइंडर फाइंड करना था पॉलिनोमियल का, आपको बोला इससे डिवाइड किया जाए। तो जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो तो जिससे डिवाइड कर रहे हो ना पहले उससे y निकाल लो और y की वैल्यू फिर इसमें रख दो, तो जो आंसर आएगा ना वो रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे मेरे को जिससे डिवाइड कर रहे थे 2y माइनस 1 से, उससे मैंने क्या करा, 0 के इक्वल रखा और y की वैल्यू निकाली। तो 2y पहले तो -1 वहां जाके +1 होगा, फिर y निकालना है तो ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू हाफ आ गई। अभी जो पॉलिनोमियल fy दिया है आपको, उसमें y की जगह क्या रख देना था, हाफ रख देना था। तो 4 एज इट इज, वाई की जगह हाफ, पावर 3, फिर ऐसी -12 एज इट इज, वाई की जगह हाफ, उस पे स्क्वायर, 14 एज इट इज, वाई की जगह ब्रैकेट लगा देना क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है, -3। अभी जो सॉल्व करके आएगा ना ये रिमाइंडर होगा। तो 1/2 की बार 3 का अंदर 1 3 बार तो 1 ही आएगा, 2 का पावर 3 मतलब 2 2 2 8 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 तो ये 4 आ जाएगा नीचे, 1 तो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, 12/4 हो जाएगा। 14 2 से डिवाइड हो जाएगा, -3। अब आपको ये दिख रहा है आपस में मल्टीप्लाई कट जाएगा, तो ये 1/2 आ गया, ये 4 3 जा ये 3 आ जाएगा, ये 2 7 जा 7 आ जाएगा और ये -3 प्लस माइनस कट जाएगा। 7 एंड प्लस हाफ को एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 7 प्लस हाफ है तो इसका एलसीएम 2 आएगा, 7 2 जा 14 प्लस 1 तो 15/2। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 15/2 है। किस किस बच्चे का 15/2 रिमाइंडर आया, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस पॉलिनोमियल फैक्टर ऑफ दिस। तो ये भी वैसा ही है कि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यहाँ पे तो रिमाइंडर पूछा था तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, बट यहाँ ये फैक्टर बोल दिया तो ये रखने पर इसका आंसर 0 बनना चाहिए। तो y प्लस 3 बराबर 0, y की वैल्यू -3 आ जाएगी, फिर इस पॉलिनोमियल में y की जगह आपको -3 पुट करना है, तो ये तो आपको समझ आएगा। और ये फैक्टर है तो ये रिमाइंडर 0 के बराबर कर दो। ठीक है, इसमें रिमाइंडर नहीं निकालना, आपको पता है क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। अब इसे 3 3 9 3 27 माइनस का आ जाएगा, 3 3 9 प्लस का और 3 से मल्टीप्लाई 27, माइनस माइनस 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, 3 के -3। अब ये 3 के -3 ये तो कट जाएगा, 3 के -3 बराबर 0, तो 3 के यही रहेगा, 3 वहां जाके प्लस हो जाएगा, के निकालना तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। किसका आंसर 1 आया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव करना था एंगल बिटवीन बाइसेक्टर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज अ राइट एंगल। तो ये भी बहुत ही सिंपल था, एंगल बाइसेक्टर लीनियर पेयर के राइट एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे लीनियर पेयर बनाना था पहले आपको, ये लीनियर पेयर बनाना आता है ना, ये एक लाइन पे दो एंगल बनाने होते हैं और फिर उनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने। तो आपको गिवन क्या था, गिवन था ABC लाइन थी और एक BD कॉमन रे था, है ना। तो ये लीनियर पेयर बना रहे थे, प्रूफ ये करना था कि ये जो इनके बाइसेक्टर है, और क्या दिया हुआ था, BN, गिवन क्या था, BN और BM जो है बाइसेक्टर्स है। ठीक है, किसके, ABD के और DBC के, ये आपको गिवन था। और आपको प्रूव करना था ये जो बाइसेक्टर से ये जो एंगल बना है ये वाला NBM वो 90 डिग्री है, यानी इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया 1 और 2 में। अब आपको पता है BM बाइसेक्टर है, BN बाइसेक्टर है ABD का, तो आपको पहले तो पता है लीनियर पेयर बनेगा ABD और DBC के बीच में, लीनियर पेयर बनेगा 180 का। अब आपको बाइसेक्टर बोले तो आपको इनको आधा आधा कर दो, तो इधर आधा आधा किया तो इधर भी आधा करो,
ये तो आधा करके 90 हो जाएगा, और हाफ एबीडी, एबीडी का हाफ एंगल 1 हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्टर थे दोनों। तो ये 1 किसका हाफ है एबीडी का, ऐसे 2 किसका हाफ है डीबीसी का, है ना। तो इनकी जगह 1 और 2 पुट किया, 1 और 2 मिलके क्या बना रहे थे, 1 और 2 मिलके एनबीएम बना रहे थे। तो एनबीएम आपका 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 23, डेफिनेशन देनी थी। तो डेफिनेशन तो आपको आती होगी, पॉइंट क्या होता है, सरफेस क्या होता है, ये आप डिफाइन कर सकते हो अपने आप। नेक्स्ट आपको बोला था, ये फिगर थी, इसमें आपको बोला पी आर क्यू एस के बराबर है और आपको पी क्यू आर एस के बराबर प्रूव करना था। तो देखो पी आर से लेके क्यू एस बराबर है, तो क्यू आर दोनों में से माइनस कर दोगे तो ये पी क्यू और आर एस बराबर हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पी आर क्यू एस के बराबर है, देखो पी आर में से पी क्यू बनाना है तो ये क्यू आर को हटाना पड़ेगा। तो इसमें से भी क्यू आर हटाओ, इसमें से भी एक्सियम इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, तो होल्स आर इक्वल या रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो पी आर में से अगर आप क्यू आर हटा दोगे तो पी क्यू बच जाएगा, और क्यू एस में से अगर क्यू आर हटा दोगे तो आर एस बच जाएगा, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो ये ऐसे करके ये इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, यूक्लिड के एक्सियम्स आपको आते ही है कि इक्वल एडेड टू इक्वल, होल्स आर इक्वल, है ना, या सब्ट्रैक्टेड इक्वल, रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो ये आप एक्सियम लिख सकते थे। नेक्स्ट देखो, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको बोला था एक कॉर्ड जिसकी लेंथ दी थी, डिस्टेंस दिया था और बोला है इसका रेडियस निकालो। तो यहाँ पे पहले आप डायग्राम समझ लेते तो आपको आसानी से क्वेश्चन भी समझ आता। कॉर्ड दी हुई थी ए बी और बोला इसका सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस जब भी बोले तो परपेंडिकुलर डाला करो सेंटर से। और आपको ये प्रॉपर्टी बताओ कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डलता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी ये ए एम बी एम के बराबर हो जाएगा या फिर पूरे ए बी के हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रेडियस मतलब यहाँ से सेंटर से लेके ये सर्कल तक का जो डिस्टेंस है, तो ये ओ ए आपको निकालना था। और आपको ये पता था जो डिस्टेंस है ये सेंटर से इसका 5 है और ये पूरा 24 है, तो ये 12 हो जाएगा। और ये स्लेंट निकालना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये 5 है ये 12 है, तो ये ट्रिपलेट आती होगी आपको, 5 12 तो 13, पाइथागोरस लगा देना था। तो आपको पहले लिखना था ए एम बी एम के इक्वल है आधा ए बी का आधा, तो 12 आ जाएगा ए एम, और ओ एम तो दे ही रखा है और ये परपेंडिकुलर भी माना जाएगा, तो पाइथागोरस लगाओ ओ एम ए में। तो ओ ए का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज तो साइड में जाएगा और परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर इधर आ जाएंगे। तो ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, क्योंकि 90 ये है तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। और बचे हुए 5 और ये ए एम, ये आपके परपेंडिकुलर और बेस है। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और फिर इनको जोड़ोगे 169, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट लग जाता है, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है यहाँ रूट लगता है। तो आंसर 13 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनाना था। हिस्टोग्राम में ये मार्क्स क्लास इंटरवल फॉर्म में और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये जो क्लास इंटरवल से ये एक्स एक्सिस पे लगानी होती है, और ये फ्रीक्वेंसी देखो सबसे छोटी आपको दिख रही है 5 है और सबसे बड़ी 12 है। तो आप ना 12 तक बनाने के लिए 2 2 का गैप ले लो। तो क्लास इंटरवल तो नीचे लेनी है 0 10 20 30 40, ये आपके मार्क्स है क्लास इंटरवल, और ये आपके फ्रीक्वेंसी या नंबर है जो भी है। 12 तक इसलिए मैंने 2 2 का गैप ले लिया, 2 4 6 8 10 12। अब 0 से 10 पे ये 5 का बॉक्स बनाना है, हिस्टोग्राम में बॉक्सेस बनाने होते हैं। तो 0 से 10 पे 5 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में। ग्राफ पेपर में देखना 4 और 6 के जो ये डार्क लाइन है वो तो 2 4 6 कर देना, और 4 और 6 के बीच में जो बीच का आएगा वो आपका क्या होगा, वो 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो ये 0 से 10 की विड्थ लेके 5 हाइट तक का आपको बॉक्स बना लेना था। उसके बाद 10 से 20 पे 8 हाइट का बनाना है, ये रहा 8 हाइट। तो इसको ऐसे एक्सटेंड करो 8 तक, और फिर इतना विड्थ का ये बॉक्स स्केल से बनाना है। फिर नेक्स्ट पे आपको 20 से 30 पे 12 का बनाना था, तो इसको फिर से एक्सटेंड करो 12 तक, और फिर स्केल से इसकी विड्थ लेके ऐसे करके ये बना देना था बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट वाला आपका 30 से 40 पे 9 का है। तो 9 का तो नीचे आना पड़ेगा, 8 और 10 के बीच में आएगा ना 9, तो यहाँ से यहाँ तक है 9, फिर 40 तक का फिर बॉक्स बनाना था। तो स्केल से बनाना है, विड्थ बिल्कुल इक्वल लेनी है, ग्राफ पेपर में बनाना होता है ये। और फिर लास्ट का 6 का है, तो 6 यहाँ पे है, तो 6 यहाँ पे आएगा, और फिर ये, तो ऐसे करके ये हिस्टोग्राम बन जाता। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना था आपको। तो आई होप सबने बनाया होगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो,
और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला था कि इस डेसिमल को, ये कौन सा डेसिमल है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब जो रिपीट हो रहा हो। तो इसको आपको पी बाई क्यू फॉर्म में लाना होता है। तो कैसे करते हैं इसको? इसको करने के लिए आपको क्या करना है, जितने पे ये बार लगा हुआ है उसको रिपीट करना है। तो 6.7 तो ऐसे ही रहेगा, 1 2 पे बार लगा हुआ है ना, जितने नंबर पे बार लगा है उसी को रिपीट करना है, 1 2 को रिपीट कर दो। तो अगर ये पूरे 7 1 2 पे लगा होता, पूरे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पूरे 7 1 2 को एक बार और लिखना होता। बट ये सिर्फ 1 2 पे लगा है ना, तो सिर्फ 1 और 2 को ही रिपीट करना है। तो 6.7 तो ऐसे ही रखो, 1 2 को 2 बार रिपीट कर दो और डैश डैश डाल दो। तो ये एक्स है मेरा। फिर यहाँ पे कितने पे बार था, 2 पे बार था, तो 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर 3 पे होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 पे ही था, एक 2 पे था ना ये बार, तो 100 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो। अब 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले इस पे 0 2 लगा दो, और फिर डेसिमल 1 2 3 4 5, 5 के बाद 1 2 3 4 5 के बाद यानी यहाँ लगा दो। उसके बाद ये सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना होता है। तो 100 में से 1x माइनस करो, 99x। फिर इसमें से इसको माइनस करने के लिए ध्यान से माइनस करना, देखो ये आपका 671.21200, और ये वाला है आपका, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट से पहले 6 है और पॉइंट के बाद 712, फिर 12, फिर आप 0 लिखना है तो लिखो मत। तो ये देखो जीरो वाले ना जितने भी एक्स्ट्रा है वो हटा दिया करो, ये जीरो वाले हटा दो, बस ये वाले ले लो। दो में से 2 माइनस किया, 0 1 माइनस 1 0, 12 माइनस 7 5, 10 माइनस 6 4, 6 6। तो ये आ गया 664.5। अब ये 99 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, और इसका डेसिमल 1 के बाद है तो 0 नीचे 1 आ जाएगा, और फिर ये 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 3 3 जा 0, और ये भी 3 से कटेगा, 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा, और एक 3 5 जा, फिर ये 5 से कटेगा। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल। तो किस बच्चे का ये आंसर है? 30। ये आंसर आएगा, कमेंट करना किस किस बच्चे का ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना था 2x प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 2x माइनस 3y का होल क्यूब। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी आई होप सबको आती होगी। a प्लस बी का होल क्यूब की लगानी थी। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी होती है। तो a क्या है? 2x उसका क्यूब, फिर b क्या है? 3y उसका क्यूब, फिर प्लस 3a 2 बार, b 1 बार। a क्या है? 2x, उसको 2 बार लिखो, b को 1 बार, फिर प्लस 3 फॉर्मूले का, a 1 बार b 2 बार। सेम ऐसे इस पे भी लगाओ, माइनस को बाहर है तो कॉमन, ऐसे ब्रैकेट बड़ी वाली, यानी इसको एक्सपेंड करो, माइनस को बाहर कॉमन ले लो। इसमें क्या है? a का क्यूब, जब ये यहाँ माइनस होता है ना, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, इधर 2 जगह पे माइनस आएगा। तो इसका वो सेम वही फॉर्मूला है, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इस ये और ये, बस साइन में ध्यान रखना ये दोनों माइनस के होंगे, ये वाले और ये वाले। अब बाहर माइनस है तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लस का है तो अभी माइनस का हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। और ये प्लस का है, जब ये माइनस है तो बाहर तो माइनस है, तो ये प्लस का हो गया ना, तो ये नहीं कटेगा। तो ये वाले दोनों तो 3 3 होती है 27y³ और ये भी 27y³, ये दोनों प्लस के हैं, ये नहीं कटेंगे। अब ये प्लस का है और यहाँ ये माइनस है, बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये भी नहीं कटेगा। 2 2 जा 4, 3 12, 3 36, x2y वाला, ये वाला भी दोनों सेम है, ये नहीं कटेंगे। ये वाला देखो ये प्लस का है, और वैसे तो ये प्लस का है, बट बाहर माइनस, तो ये माइनस का है, तो ये एग्जैक्ट एक जैसा हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे, और डबल डबल ये इससे प्लस होगा, ये वाला इससे प्लस होगा। तो ये आंसर आएगा। किस बच्चे का ये आंसर आया है? कमेंट करके बताना कि हमारा ये आंसर आया। Next step, PQRS parallelogram M and N are the midpoint of side PQ and RS. Show that the line segment MSQN intersect the diagonal PR.
PQRS parallelogram, MN are midpoint of PQ and RS. Line segment MS and QN ट्राइसेप। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। PQRS तो क्या है, पैरेललोग्राम, और ये M PQ का मिड पॉइंट है और N इसका मिड पॉइंट है, और ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसको, डायगोनल PR को। ये डायगोनल PR है, इसको ट्राइसेक्ट का मतलब ये मान लो यहाँ पे E है, ये F है मान लो। तो हमें गिवन क्या था क्वेश्चन में, गिवन था PQRS क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, और भी कुछ दिया हुआ है। M और N जो है मिड पॉइंट्स है PQ के और RS के, यानी अपोजिट साइड के, ये मिड पॉइंट है। M PQ का मिड पॉइंट है, N SR का मिड पॉइंट है। और प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में, प्रूफ करना है कि ये PR जो डायगोनल है ना, ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट मतलब PE EF और ER ये बराबर है, PE बराबर EF बराबर FR। ये आपने एनसीईआरटी में भी किया होगा ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले आपको कन्वर्स लगानी होती है, मिड पॉइंट वाला जो होता है ना। पहले आप ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, ये वाला PQF, ठीक है, PQF में। अच्छा ये देखो, ये मिड है ना, पहले तो लिखो M मिड है किसका, PQ का, तो PM बराबर QM हो जाएगा, है ना। सेम ऐसी N मिड है किसका, RS का, तो SN बराबर RN हो जाएगा। और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो PQ किसके बराबर है, RS के, अपोजिट साइड इक्वल है। तो अगर मैं इसका भी हाफ और इसका भी हाफ कर दूं तो हाफ PQ की जगह QM यूज कर सकते हो, और हाफ RS की जगह SN यूज कर सकते हो। ऐसा मैंने क्यों किया, ये भी तो यूज कर सकती थी PM, PQ का आधा ये भी है और ये भी है, तो मैंने MQ यूज करना है क्योंकि इस चीज को ना पैरेललोग्राम शो करना है, ताकि ये लाइन इसके पैरेलल आ जाए। तो इसलिए मैंने सिर्फ MQ वाला लिया है। तो इसका आधा किया तो MQ ले लो, और इसका आधा करोगे तो ये SN ले लो। तो SN और MQ भी बराबर भी है और पैरेलल भी है। तो PQ और RS अगर पैरेलल है तो QM और SN भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और जब एक पेयर पैरेलल और इक्वल होता है तो ये एक पैरेललोग्राम है। क्या नाम है इस पैरेललोग्राम का, MQNS जो है वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और अगर वो पैरेललोग्राम है, अब अगर ये पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल है, तो पहले मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूंगी, PFQ, ट्रायंगल PFQ को। तो इसमें हमें पता है ये मिड है M PQ का, और ये अगर पूरी MS QN के पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो EM और ME और QF भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। और जब इस ट्रायंगल में देखो, एक ट्रायंगल में ये पैरेलल है इसके और एक मिड है, तो दूसरा भी मिड माना जाता है। तो ये PE और EF भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये कन्वर्स ऑफ MPT है, कन्वर्स ऑफ MPT। सिमिलरली अब आप इस वाले, अभी मैंने इसको इसके बराबर कर दिया, मुझे ये वाला इसके बराबर करना, तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करोगे, ये वाला। तो इसमें ट्रायंगल कौन सा लेंगे, SER। सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली, अब मैं पूरा नहीं करूंगी, मैं सीधा लिख दूंगी। तो इसमें EF किसके बराबर आ जाएगा, ER के, और फिर दोनों को जोड़ देना, तो फर्स्ट एंड सेकंड से ये तीनों बराबर हो जाएंगे, PE EF ER। और यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ABCD एक पैरेललोग्राम है, E मिड पॉइंट है BCD का, प्रूव AM 2AB।
DE and AB produced. DE पहले तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, फिर का EBC का मिड है, उसके बाद ये DE को मिला के प्रोड्यूस करना है, तो ये DE और AB को जब मैं प्रोड्यूस करूंगी तो ये M पे मिलेंगे ऐसे करके। और आपको प्रूव करना है कि ये जो AM है वो डबल है AB का। AM AB का डबल, यानी ये एक तरह से मिड प्रूव करना है। यानी अगर मैं AB और BM बराबर कर दूं तो ये चीज प्रूव हो जाएगी कि ये AM जो बड़ा वाला है वो AB का डबल हो जाएगा, या ये B मिड पॉइंट प्रूव करना है एक तरह से। तो आपको ये वाला पैरेललोग्राम दिया है ना, ABCD क्या दिया हुआ था, एक पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ABC ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा, तो मेरे को तो इस वाली लाइन का यूज करना है। AD पैरेलल है BC के, या फिर AD BE के भी पैरेलल हो सकती है, पूरी BC की जगह BE भी लिख सकते हो। ये इसके पैरेलल है, और ये E जो है मिड है, E क्या है, मिड पॉइंट है, तो E मिड पॉइंट है BC का, है ना। तो आपने वही कन्वर्स वाली थ्योरम जो होती है कि एक तो ये पैरेलल है और ये मिड है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा, ये भी इसका मिड हो जाएगा। तो अगर E मिड है तो B भी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AM का, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो B ही तो मिड करना था, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, BM के, और तो AB क्या हो जाएगा, AB BM के, तो जो AM है बड़ी वाली साइड, वो AB के क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव करना था आपको। कितने क्वेश्चन है, सेक्शन C है ना ये। बाकी इसमें मैं ये सरफेस एरिया वाले और बता देती हूँ, बाकी तो आपको आते ही होंगे। सरफेस एरिया में क्या था, क्वेश्चन 30 में एक हेमिस्फेरिकल डोम था जिसकी बिल्डिंग पेंट करनी है, सरकमफ्रेंस बेस की दी हुई थी, और आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है 5/100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। हेमिस्फेरिकल डोम को पेंट करना, यानी उसके कर्ड सरफेस पे पेंट करना, और आपको उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है πr², यानी कि सरकमफ्रेंस कैसा होता है, हेमिस्फेयर का πr²। तो ये डोम कैसा शेप है, हेमिस्फेरिकल ऐसा। इसका एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस का मतलब πr² दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 17.6 का सरकमफ्रेंस दी हुई है ना, एरिया नहीं दिया, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस दी हुई है। सरकमफेरेंस ऑफ बेस 2πr होती है, तो 2πr 17.6 है, तो आप पहले रेडियस निकाल लो। ये 2 तो डिवाइड में पाई 22/7 है, तो यहाँ आगे 7/22 हो जाता है। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 बन जाए, 11 6 एक के बाद डेसिमल, 2 8 सा 8 56, एक के बाद डेसिमल, आर आ गया 5.6। आपको इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि पेंटिंग तो सिर्फ इसके कर्ड सरफेस पे होगी, तो क्या होता है इसका कर्ड सरफेस, 2πr², रेडियस आ गई 5.6, और फिर कॉस्ट भी बोलिए, पहले तो निकाल लेते हैं। $35.2 और फिर इसको 5.6 से भी मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशंस देख लेना, यही आएगी कि नहीं।
97.12। फिर कॉस्ट निकालनी है आपको, तो 197.12 पहले तो 100 से डिवाइड करना और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर की दिए तो पहले 1 मीटर स्क्वायर की 100 से डिवाइड और फिर 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 ये 20 और 20 से इसको डिवाइड कर दो, 9.856। इतने रुपीस में आंसर आएगा। किस किस बच्चे का आया ये आंसर करेक्ट है? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, ये 30। ठीक है। बाकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4851 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट सरफेस एरिया। तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 का बी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाना था आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4851 गिवन है क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, और ये आपको दिया है 4851। 4/3 पाई 22/7 रेडियस निकालनी है। इसके बाद r निकालना है 4851, ये 3/4 हो जाएगा। ये यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये कट रहा है तो 11 से काटो, 11 4 जा 44, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 4 जा 4, 11 4 जा 11 1 जा, फिर नहीं कट रहा है। अब 441, क्या निकालना है इसमें? सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया होता है 4/r² ना। फोर एट फाइव वन। तो रेडियस क्यूब निकालनी है तो 4/3 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। 441 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 441 के प्राइम फैक्टर कर लो। 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा 3 7 जा, फिर 7 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। तो ये इसके फैक्टर आए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 और 3 इंटू 7। नीचे वाले के भी फैक्टर कर लो, 2 जा 4 और 1 2। अब देखो r³ अगर ये है तो यहाँ क्यूब है तो इन सबको क्यूब में बदलो। 1 2 3, 3 की पावर भी 3 है, 7 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है। आप कर सकते हो 3 इंटू 7 2 पे होल क्यूब लगा सकते हो। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा और ये रेडियस आ जाएगी 21/2। अब आपको क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया। तो 4πr² पे रख देना था। 4 रेडियस है 21/2 और 2 बार लिखनी है। तो ये 2 2 जा 4 तो कट गया, 7 से ये कट जाएगा। 66 इंटू 21, 1386, इतना आंसर आएगा। और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये किस किस बच्चे का आया? ये आंसर है इसका 1386। बाकी इसमें आपको पॉलीगन बनाना था तो क्लास मार्क निकालने थे 5 10 15 20 ऐसे करके क्लास मार्क निकालने होते हैं यहाँ पे पॉलीगन के लिए। तो 0 10 का कैसे निकालते हैं क्लास मार्क? 0 और 10 को ऐड करो, 2 से डिवाइड 5 आएगा। ऐसे 10 से 20 का 10 20 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो 30 का आधा 15, तो 5 15
25 ऐसे करके आएंगे ये। ठीक है, और फिर ये 4 6 14 15 तक है ना ये, तो 2 2 का गैप ले लेना था आपको। 2 4 6 8 10 12 14 16। अब पहले 5 पे, 5 वाले पे 4 का डॉट लगेगा, पॉलीगन में डॉट लगाना है। 5 पे 4 का डॉट, फिर 15 पे 6 का डॉट, फिर 25 पे 14 का डॉट। तो ये डॉट ऐसे ऐसे लगा लगा के फिर 10 का डॉट लगाओ 35 पे, यहाँ पे 10 के सामने, फिर 45 पे 6 का डॉट, फिर और भी आगे अभी 55 भी है, 65 भी है, 75 भी है, 55 पे 12 का तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा डॉट, तो ऐसे करके डॉट लगाने हैं। ठीक है, 75 पे 15 का और ऊपर जाएगा, फिर थर्ड लास्ट वाले पे 13 और ऊपर। तो डॉट लगा के फिर इन डॉट्स को आपको ना, इन डॉट्स को मिलाना है, ये वाला डॉट इससे, फिर ये वाला, फिर ये ऐसे करके आप डॉट खुद लगाना, और फिर लास्ट वाले से भी, इसके -5 से भी मिलाना, और जो भी लास्ट वाला आएगा उसका एक एक्स्ट्रा लेके उसको भी डॉट से मिलाना। तो सारे एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डॉट लेना और उनको नीचे से मिलाना है। ये आपका पॉलीगन होगा। ये मैंने रफली बता दिया, ये आपको ऐसे करना होता है। बाकी सेक्शन डी किस किस बच्चे ने करा था, इसका कंप्लीट सेक्शन डी और ई हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। अभी मैं 1 2 क्वेश्चन और करा देती हूँ। क्वेश्चन 31, इवेल्युएट करना था 81 की पावर 16 -3/4 9/25 की पावर 3/2 डिवाइड 5/2 की पावर -3। इसका आंसर मैच कर लेना, आ रहा है कि नहीं आपका, आया कि नहीं आया। 81/16, 81 कितनी बार आता है, 3 3 3 3, 16 2 2 2 2 ऐसे करके -3/4। ये 3 बेस है, 3 इंटू 3, ये 5 बेस है, 5 इंटू 5, और इस पे 3/2 था। फिर डिवाइड 5/2 ऐसे रहने दो, -3। अब ये 3 3 3 4 बार है, 2 भी 4 बार, तो 4 ऐसे पावर लगा दो, और ये सामने वाली पावर इससे मल्टीप्लाई कर देनी थी, इससे ये कट जाता। ऐसी 3/5 2 बार है, 2 बार है ना, और ये सामने वाली पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिवाइड 5/2 की पावर -3, 3/2 पे -3 पावर आई, इससे 2 कट गया, 3/5 पे 3 पावर आई, डिवाइड। अब देखो जब पावर माइनस हो तो इसे रेसिप्रोकल करो तो पावर प्लस में आ जाएगी। नेगेटिव है तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ये भी नेगेटिव है तो इसको भी रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस में ले आओ। अब 3/5 3 बार है, और ये भी 3 बार है, दोनों में 3 बार है ना, तो दोनों को अंदर एक बार मतलब बेस को तो अलग अलग लिख दो डिवाइड में, और 3 पावर को एक बार में ले लो। डिवाइड का रूल क्या, एक्सपोनेंट सेम है तो एक बार लिखो और इनको अंदर एज इट इज लिख दो। 2/3 की पावर 3, 3/5 डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल होकर 5/2 बन जाएगा। डिवाइड में ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। फिर 2/3 की पावर 3, ये 5 से 5 कर दिया, 3/2 की पावर 3। अब देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मल्टीप्लाई का साइन है तो इसमें भी वही लगाओ। एक्सपोनेंट को तो सेम है तो एक बार लिख दो, और अंदर बेस को ऐसे लिख दो। 2 से 2 कट गया, 3 से 3, तो 1 की पावर 3 यानी 1 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर 1 आएगा। बी पार्ट में ए दिया था 2 + √3 और बी दिया था 2 - √3। ए बी निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, ये ए है, ये बी है, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, तो यानी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये फॉर्मूला बन गया a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका a² + b² निकालना था। ए नहीं, 1/a² और 1/b² निकालना था। तो 1/a निकाल लो पहले आप, 1/a, 1/a मतलब इसका रेसिप्रोकल करो, 1/2 + √3, और फिर से रेशनलाइज भी करो, प्लस है तो माइनस से रेशनलाइज करो, तो यहाँ टी बन जाएगी a + b a - b, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ये ऊपर एज इट इज आ जाएगा 2 - √3।
अब ये 2 माइनस रूट थ्री, ये तो 4 माइनस थ्री 1 हो गया ना नीचे, तो ये 1/a आ गया आपका 2 माइनस रूट थ्री, और 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर करना है यहाँ पे। फिर ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे ना, ये 2 प्लस रूट थ्री आएगा, सेम ऐसे ही सॉल्व करना। तो ये 2 प्लस रूट थ्री, और ये 1/b नहीं है, 1/b का स्क्वायर है, तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। और फिर इसको आइडेंटिटी से खोलो, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, फिर प्लस इसका भी आइडेंटिटी खोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3, माइनस 2 2 जा 4, रूट थ्री ऐसी का ऐसी, ऐसी 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3, 2 जा 4 रूट थ्री, ये कट जाएगा, 4 3 7 4 3 7 14 आंसर आएगा इसका। तो किस बच्चे का 14 आंसर आया है, सेकंड पार्ट का करेक्ट है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशंस आपको करनी थी। बाकी के क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में करेंगे, सेक्शन डी और ई को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसका बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो ताकि आपको इसका सेक्शन डी ई जल्दी मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल में नए हो तो ये कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ताकि आप और बच्चे जिनके एग्जाम नहीं हो उनकी प्रैक्टिस हो सके। तो एग्जाम कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड कितने सही है सेक्शन ए में 1 से 20 तक कितने एमसीक्यू सही है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे कितने सही है। एंड सेकेंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में।